हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स बाय कमलेश सर। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए एक तरह बैकबोन भी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और अगर आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिसे मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, बट इसको अच्छी तरह से समझने के लिए कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी के कितने सेक्टर होते हैं, उनमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, या इकोनॉमी में जो है प्रोडक्शन और इकोनॉमी में व्याप्त कैटेगरीज ऑफ रिसोर्सेज द्वारा प्रोडक्शन, एक्सचेंजेज एंड कंजप्शन में कोऑर्डिनेशन, समन्वय कैसे होता है, ये भी समझेंगे। और इकोनॉमी में जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, कैसे और कहाँ तक ह्यूमन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं या उससे किया जा सकता है, इसको भी समझेंगे। तो इन सब टॉपिक पर आज जो है एक्सप्लेन होगा, और लास्ट तक बने रहिए और वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठाइए। एट लास्ट, अगर कह लें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इम्बैलेंस होने पर हमें इकोनॉमी को पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ये सभी बातें सब सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि जो इम्बैलेंस होता है तभी तो हमें इकोनॉमी में पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू टेल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. Economics is a social science in which we study the way a society chooses to use its limited resources, which have alternative uses, to produce goods and services and to distribute them among different groups of people. तो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हम लोगों को इकोनॉमी के बारे में पढ़ना होगा, जो इस चैप्टर में भी है। Economy is a system which provides people the means to work and earn a living. इकोनॉमी जो होता है वह लोगों को उनके दैनिक जीवन में या जीविका यापन करने के लिए वो बताता है कि उसमें आदमी लगा रहता है और उसी जीविका यापन करते हुए अर्निंग करता है। अदर वर्ड्स अगर कहें तो इकोनॉमी इज ए सर्कल in which people always involved in production, consumption and also saving something from their income for capital investment. कह लें कि एक इकोनॉमी एक कंटिन्यूस ऐसा सर्कल है जिसमें लोग इन्वॉल्व रहते हैं उत्पादन करने में, उसके बाद जो अर्निंग होता है उससे एक्सचेंज करने में, यानी कंजप्शन करने में, चाहे वह बार्टर सिस्टम से हो चाहे वह मनी एक्सचेंज से हो। एट लास्ट कोऑर्डिनेशन द्वारा सब कुछ जो है इम्बैलेंस को बैलेंस कर दिया जाता है। यही इकोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं। तो एक सर्कल है इकोनॉमी, प्रोडक्शन, अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर, ये कंटिन्यूअस सर्कल है जो चलता है। अंत में जो है कोऑर्डिनेशन के द्वारा इम्बैलेंस को बैलेंस करते हुए बराबर उसको एक बैलेंस में प्राप्त कर लिया जाता है। So for this coordination we had to study of economics. तो यही जो है कोऑर्डिनेशन के लिए इकोनॉमिक्स को हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम ये कह लें कि अगर ये इम्बैलेंस अगर होता है तो इम्बैलेंस को फुलफ़िल करने के लिए कैसे जो है उसको बैलेंस करते हैं और उसको देखते हैं कि बैलेंस होने से इकोनॉमी में क्या इफ़ेक्ट आई। देखिए स्टूडेंट्स, इकोनॉमी में सभी फैक्टर्स अपने अपने कार्य में इन्वॉल्व रहते हैं, और इन्वॉल्व रहते हुए वे किसी भी इकोनॉमी का बेसिक फीचर भी शो करते हैं कि कौन कौन किस किस सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो व्यक्ति जिस सेक्टर से वह अपनी अर्निंग करता है उसकी ज़रूरत उसको भी होती है, ये तो सब जानते हैं। जैसे किसान अगर गेहूं का उत्पादन कर रहा है तो गेहूं का उत्पादन जरूरी नहीं कि उसके लिए ज़रूरत नहीं है, गेहूं का उत्पादन उसके लिए तो ज़रूरत है ही, और बाकी अन्य को भी फुलफिल करता है। तथा इसके साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में उत्पादित गुड्स एंड सर्विसेज की भी उसे ज़रूरत होती है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एक ही वस्तु या सेवा से किसी का जीवन यापन नहीं होता, तो उसे अन्य जो क्षेत्र में उत्पादित वस्तुएं सेवाएं होती हैं
उसकी भी उसे ज़रूरत पड़ती है। तो ईच ऑफ दीज डिसीजन मेकिंग यूनिट्स कैन प्रोड्यूस सम गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग द रिसोर्सेज दैट इट हैज़ एंड यूज पार्ट ऑफ प्रोड्यूस टू obtain द मेनी अदर गुड्स एंड सर्विसेज विच इज needs. So totally saying means is that our want is unlimited and goods of service we need another goods and services, but resources of production and goods and services is limited, means our wants is unlimited but resources is limited whereby we can fulfill our need. तो आवश्यकता अनंत, आपूर्ति के साधन बहुत लिमिटेड सीमित, आवश्यकताएं असीमित, आपूर्ति के साधन सीमित। तो कैसे इसको अब जो है इम्बैलेंस को एडजस्टमेंट किया जाए कि व्यक्ति अधिक से अधिक जो है उस संसाधनों से अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। यही इस चैप्टर में आपको इंट्रोड्यूस भी कराया गया है और इस पर ही पूरा कॉन्सेप्ट बना हुआ है। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छी तरह से मेक अंडरस्टैंडिंग करूँगा, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कोई किसान गांव में है, वह गेहूं का सिर्फ प्रोडक्शन करता है, तो गेहूं का भी रिक्वायरमेंट उसे होता है, भाई बेसिक नीड्स हैं। परंतु इसके साथ ही साथ जो एजुकेशन, हेल्थ और अन्य गुड्स एंड सर्विसेज को भी वो कंजप्शन करता है, जो उसके द्वारा प्रोड्यूस्ड वीट के एक्सचेंज से वो अपनी बेसिक नीड्स को बहुत हद तक फुलफिल कर सकता है। इसके बावजूद भी बहुत सी वस्तु सेवाओं को उपभोग करने की उसे लालसा होती है, उसे रिक्वायरमेंट होता है, परंतु सीमित संसाधन के कारण उनमें से अधिकतर को वो त्यागना पड़ता है उसे, क्योंकि उसकी जो रिसोर्स है, यानी एक इनकम भी एक रिसोर्स है। तो इनकम जो रिसोर्स है उससे सभी जो है आवश्यकता की पूर्ति उससे नहीं कर सकता वो। तो उसमें जो बेसिक नीड्स होते हैं या उसके अलावा बहुत जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट होते हैं उसी को ही वह फुलफिल कर पाता है। इट गोज विदाउट सेइंग दैट नो इंडिविजुअल हैज़ अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंपेयर टू हर नीड्स। देखिए भाई, उसके नीड्स के तुलना अगर करें तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है पृथ्वी पर जिसकी जो है पूरा जो है उसकी असीमित आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके, या ये कह लें कि उसकी आवश्यकता की तुलना में पूर्ति के साधन अनलिमिटेड नहीं हैं। जब लिमिटेड हैं तो यही एक समस्या खड़ी होती है कि साधन तो लिमिटेड हैं लेकिन आवश्यकताएं लिमिटेड हैं, तो उसको कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं तो एक इंडिविजुअल फार्मर की हेल्प से आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा था कि जो कि बहुत हद तक इकोनॉमी पर भी खड़ी उतरती है, यही जो है इकोनॉमी पर भी अप्लाई होता है, क्योंकि देश के प्रत्येक सिटीजन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से ही किसी देश की इकोनॉमी की मॉनिटरिंग भी होती है। सभी सिटीजन द्वारा प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज जो एग्रीगेट सप्लाई को इंडिकेट करती है, इट इज़ लेस कंपेयर टू एग्रीगेट डिमांड। AS is less than AD. AS means aggregate supply and AD is aggregate demand. जब एग्रीगेट सप्लाई ही एग्रीगेट डिमांड से कम है तब तो सीधा सीधा ये समस्या है भाई कि मांग तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत सीमित दायरे में है। तो इसको कैसे जो है एडजस्टमेंट किया जाए कि मांग में कुछ कटौती करते हुए जो बहुत मूलभूत या दैनिक आवश्यकता की चीज़ें हैं उसको वह सप्लाई जो होता है उसी में वो एडजस्ट कर ले, यानी उसी से वह फुलफिल कर ले। इसका मेन रीज़न यह है कि जिन रिसोर्सेज से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है वो तो लिमिटेड है, और ऊपर से लिमिटेड संसाधनों को जब अल्टरनेटिव यूजेज में प्रयोग हम लोग लाते हैं या वो अल्टरनेटिव यूजेज में काम आने वाली होती हैं तो व्यक्ति उसी वस्तु को प्रायोरिटी देता है जिससे उसके बहुत बेसिक नीड्स फुलफिल हो सकें। देखिए स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज भी जान लेना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आपको ये चैप्टर में बार बार आ भी रहा है। रिसोर्सेज देखिए 3 कैटेगरी के होते हैं, एक नेचुरल रिसोर्सेज होता है, एक आर्टिफिशियल रिसोर्सेज होता है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज होता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे झील, झरना, माउंटेन हो गया,
और नदी, तालाब या कह लें कोयला, और जो ज़मीन में छिपे हुए सब माइंस हैं, तो ये सब फ्यूल्स हो गया, ये सब आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आर्टिफिशियल रिसोर्सेज जो ह्यूमन इफेक्ट द्वारा बनाए जाते हैं, ह्यूमन इफर्ट करता है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो जाता है, मशीन को जो है वह बनाता है तो मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो ये ह्यूमन इफेक्टेड रिसोर्सेज हैं। और एक होता है ह्यूमन रिसोर्स। ओनली ह्यूमन रिसोर्स मीन्स एक ह्यूमन एसेट के रूप में दिखाता है कि कोई एक साइंटिस्ट है, कोई एक इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में लेक्चरर है, प्रोफेसर है, तो ये ह्यूमन एसेट है। तो रिसोर्सेज जो होते हैं उसी के थ्रू जो है आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। तो ये रिसोर्सेज जो होते हैं, अब आप नेचुरल में लैंड देखे थे, और आर्टिफिशियल जो ह्यूमन एफर्टेड हैं, बिल्डिंग हो गया, मशीनरीज में अभी बताया, ठीक है। ह्यूमन एसेट में स्पेशलाइजेशन एनी सेक्टर, कोई पर्सन हो गया। और कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जैसे रॉ मटेरियल हो गया, रिसोर्सेज में आता है। इनकम भी एक रिसोर्स है, उसके द्वारा हम लोगों की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। तो रिसोर्सेज के द्वारा ही हम लोगों की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, लेकिन आवश्यकताएं तो अनंत हैं, और रिसोर्सेज जो होते हैं वो तो लिमिटेड हैं, उसके बावजूद वो अल्टरनेटिव यूज में आने वाले होते हैं। इसलिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि रिसोर्सेज लिमिटेड के बावजूद भी और अल्टरनेटिव यूज में आ रहे हैं, तो हमें उसी चीज़ पर फोकस करना होता है जिससे हमें हमारी बहुत इसेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल की जा सकती है। Everyone faces scarcity of resources and therefore has to use the limited resources in the best possible way to fulfill her needs. तो सभी को जो है रिसोर्सेज की कमी को जो है कमी खलती है, इसलिए उसमें से हमें जो बेस्ट पॉसिबल वे होता है गुड्स एंड सर्विस को जो है कंज्यूम करने के लिए, उसे हमें जो है चुनना होता है, यानी हम लोगों को वही आवश्यकता होती है कि अच्छी बेस्ट वे में किसी रिसोर्सेज का जो है उसका जो है यूटिलाइजेशन कर सकें। द स्केर्स रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी हैव टू बी एलोकेटेड प्रॉपर्टीज in the production of different goods and services in keeping with the likes and dislike of the people and society. देखिए, जो स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं, हम लोगों को उसको संसाधनों को अच्छी तरह से आवंटन करना होता है कि किस क्षेत्र में या किस गुड्स एंड सर्विसेज में इस रिसोर्सेज को यूज करना है, जिससे हम लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। और यह प्रत्येक नागरिक अपने लाइक और डिसलाइक के अनुसार जो है इसको एलोकेशन को अरेंजमेंट करता है। Any allocation of resources of the society would result in the production of a particular bundle of different goods and services which are requirement by all of us. तो जो एलोकेशन होता है रिसोर्सेज का, वह एक पार्टिकुलर बंडल के रूप में होता है कि अगर कोई रिसोर्स हम लगाते हैं, संसाधन को किसी उत्पादन में लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि किस बंडल में अधिकतम उत्पादन हो सकता है। रिसोर्सेज जो हम लगा रहे हैं, तो अधिकतम जो है किस कॉम्बिनेशन गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो हम लोगों के लिए रिक्वायरमेंट भी होती है। द गुड्स एंड सर्विसेज दस प्रोड्यूस विल हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा, वह जो है सोसाइटी में जो प्रत्येक व्यक्ति है इंडिविजुअल, उसमें जो है उन लोगों को समान रूप से बांटना भी पड़ेगा। यह एक प्रोसीजर होता है। द लोकेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टू ऑफ द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय द सोसाइटी। लिमिटेड रिसोर्स जो हैं, जो प्रोडक्शन के फैक्टर हैं, उसके द्वारा जो है जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगा, मिक्स रूप में मिलता है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उस गुड्स एंड सर्विस को, ये भी दो तरह की समस्या को खड़ी करती है। लेट्स नाउ डिस्कस द फंडामेंटल कंसर्न्स ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ द इकोनॉमिक्स, सम ऑफ विच वी शैल स्टडी थ्रू आउट दिस बुक।
आप इस बुक के सहारे यानी इस चैप्टर में इकोनॉमी में आप ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे कि इकोनॉमिक्स का जो अनुशासन क्या होता है, डिसिप्लिन हो क्या होता है, कि ये फंडामेंटल कंसर्न को ये एडजस्ट करता है। यानी ये अर्थशास्त्र का एक डिसिप्लिन है जिससे इकोनॉमी क्या होती है, एक इम्बैलेंस को बचाते हुए बैलेंस में वह ग्रो करती है। तो आपका ये एक टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, इसमें हम लोग ये देखेंगे प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एमंग द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द लाइफ। देखिए भाई, ये केंद्रीय प्रॉब्लम है। सेंट्रल प्रॉब्लम मीन्स पूरे देश की समस्या है, किसी एक अर्थव्यवस्था की जो समस्या है वह देश से रिलेटेड है। यानी केंद्रीय समस्या जो होती है वह एक अर्थव्यवस्था की समस्या होती है। उसमें अर्थव्यवस्था समस्या ये होती है कि प्रोडक्शन जो होता है और एक्सचेंज जो होता है, चाहे बार्टर सिस्टम से हो चाहे मनी थ्रू हो, वस्तु सेवाओं का हम उपभोग करते हैं दे करके। तो ये जो होता है एक बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एक प्रॉब्लम है कि इससे कैसे हम लोग जो है इसको एडजस्ट करें। बट इन द कोर्स ऑफ दीज बेसिक इकोनॉमिक्स activities, every society has to face scarcity of resources, and it is the scarcity of resources that gives rise to the problem of choice. देखिए, मेन चीज़ इसमें जो समस्या है वह स्कैर्सिटी ही है, जो कमी संसाधनों की है। अगर वह कमी जो संसाधन की है वह अनलिमिटेड आवश्यकता के अगर बराबर अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी होता तब तो समस्या खड़ी ही नहीं होती। अच्छा, अनलिमिटेड रिसोर्सेज न होने के साथ साथ जो लिमिटेड रिसोर्स है उसको अल्टरनेटिव यूज में लाया जा सकता है या लाते भी हैं यानी उसका प्रयोग होता है, ये और भी समस्या खड़ी कर देती है। एंड आल्सो स्केर्स रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी हैव कॉम्पिटिटिंग यूजेस। अब देखिए, वही अल्टरनेटिव यूज हो रहा है तो संसाधनों को जो है कई क्षेत्रों में जब उपभोग करते हैं, जैसे कोयला हो गया, उसको फैक्ट्री में भी यूज में लाते हैं हम लोग। उसको जो है थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जहाँ जल विद्युत कोयला पानी के द्वारा विद्युत तैयार होता है, वहाँ भी यूज में लाते हैं। कोयला को होटल में भी यूज किया जाता है, भट्ठे भी यूज किया जाता है, कई क्षेत्रों में कोयला का यूज होता है। तो इससे और एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि ये हम लोग कैसे इसको कहाँ कहाँ जो है सही से जो है इसको अलोकेशन करें जिससे इकोनॉमी में कमी न हो और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यही स्कैर्सिटी है कि मांग तो आवश्यकता तो बहुत है, क्योंकि आवश्यकता जो होती है वह इच्छा से जुड़ी कोरिलेटेड होती है। मानव की इच्छाएं अनंत होती हैं, इच्छा आकांक्षा अनंत होती हैं, लेकिन पूर्ति के साधन बहुत सीमित होते हैं, गिने चुने होते हैं। और इसके बावजूद वो अल्टरनेटिव यूज में अगर लाए जा सकते हैं तब तो समस्या बहुत विकट हो जाती है। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो एवरी सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड ऑन हाउ टू यूज इट्स स्कैर्स रिसोर्सेज। तो कैसे इसके स्कैर्स रिसोर्सेज को यूज करें, एवरी सोसाइटी को ये डिसाइड करना पड़ता है। किसी भी इकोनॉमी की समस्या को इस प्रकार समराइज्ड किया जा सकता है, जैसे अगर एक शॉर्ट रन में समझें कि कैसे इसको जो है संक्षिप्त में कहें कि व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज़। टोटली कहने मतलब ये है कि इकोनॉमी की समस्याओं को समराइज्ड करते हुए 3 क्वेश्चन पर आपका इकोनॉमी का एक एक्सप्लेन होगा और इस पर आप अच्छी तरह समझिए। व्हाट इज प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटीज़, क्या उत्पादित करें और कितनी मात्रा में। सेकंड क्वेश्चन हो गया हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड, कैसे ये गुड्स प्रोड्यूस होता है, ये कैसे हो। थर्ड आपका क्वेश्चन एराइज होता है फॉर होम आर दीज गुड्स प्रोड्यूस, किसके लिए ये गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस।
तो इसी पर हम डिस्कशन करेंगे। अब आगे बढ़ते हुए चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी वस्तुएं सेवाएं इकोनॉमी में उत्पादित की जाती हैं, उनमें से कौन कितना वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करता है, ये हम लोग देखते हैं या इसको समझते हैं कि इसमें इम्बैलेंस तो नहीं है। वास्तव में इम्बैलेंस होता भी है, गवर्नमेंट इसके लिए लायबिलिटी बनती है, उसको बैलेंस करती है। इकोनॉमी में प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रत्येक नागरिक में कैसे बांटा जाना चाहिए? भाई ये भी सही बात है, इकोनॉमी में जो भी प्रोड्यूस गुड्स हो रहे हैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये भी एक समस्या बनती है। भाई कौन ज़्यादा प्राप्त कर रहा है, कौन कम प्राप्त कर रहा है। प्रत्येक नागरिक के लिए एक मिनिमम अमाउंट निर्धारित किया जाना चाहिए। कंजप्शन गुड्स, एलिमेंट्री एजुकेशन, बेसिक हेल्थ एट्सेट्रा, ये सब ध्यान दिया जाना चाहिए। दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एमंग द इंडिविजुअल विद इन द इकोनॉमी। देखिए ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि वस्तुएं सेवाएं कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाए पूरे जो है इकोनॉमी में, प्रत्येक व्यक्ति को इंडिविजुअल रूप से प्रोवाइड हो, कोई भी इनसे जो है डिप्रीवाइव ना हो, कोई भी वंचित ना हो। तो ये सब समस्या बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये एक घर की समस्या नहीं है, ये इकोनॉमी की समस्या है। इसलिए इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट की एक सेंट्रल रोल बनता है, यही सेंट्रल प्रॉब्लम भी है। प्रोडक्शन के लेवल को समझने के लिए उसके तीनों फेज के बारे में हम लोगों को समझना होगा, जो कि आपके चैप्टर 3 में दिया गया है। प्रोडक्शन के कैसे कैसे लेवल होते हैं, 3 फेज होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। इसको आगे थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आपका ये जो चैप्टर है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है इकोनॉमी का, कि इकोनॉमी में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। बट फिर भी आपके चैप्टर में एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या इसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और इसका तीसरा नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप एक जो कर्व दिया गया है, या कह लें जो ग्राफ दिया गया है आपके चैप्टर में, उसके सहारे आप अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो बुक का भी हेल्प लीजिए, जिससे आपको एक बेनिफिशियल वे मालूम हो, क्योंकि बुक के थ्रू से ही आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आपके जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिया गया है उसमें दर्शाया गया है कि जो कर्व है वह कॉनकेव कर्व है, क्योंकि कॉनकेव कर्व जो होता है वह प्रोडक्शन फेज पर डिपेंड है। तो इसको थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर भी आपको जानकारी के लिए, समझने के लिए मैं बता दूं, जो प्रोडक्शन होता है वह सेकंड फेज में होता है, जहां पर मार्जिनल कास्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास इस समय वाइट बोर्ड अवेलेबल नहीं है, नहीं तो ग्राफिकल एनालिसिस के थ्रू आपको अच्छी तरह से मेक अंडरस्टैंडिंग करा देता है यहाँ पर। फिर भी मैं आपको एक ग्राफ जो दिया गया है बुक में, आप उसको बुक खोल करके आप हेल्प ले सकते हैं। तो एक जो कॉनकेव कर्व है, वर्टिकल एक्सिस पर हम कोई एक वस्तु ले लेते हैं जैसे कॉटन को, और हॉरिजेंटल एक्सिस पर आप कोई अन्य वस्तु कॉर्न को ले सकते हैं, यानी हॉरिजेंटल पर बाजरे को, वर्टिकल एक्सिस पर कपास को। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे मनुष्य अपने लिमिटेड रिसोर्स को कैसे एलोकेशन करता है, जिससे मैक्सिमम रिक्वायरमेंट की फुलफिल कर सके। यानी एक वस्तु पाने के लिए उसको दूसरा वस्तु छोड़ना पड़ता है, और उस वस्तु की और मैक्सिमम यूनिट का अगर रिक्वायरमेंट होता है तो दूसरी त्यागी गई वस्तु की मात्रा उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में त्यागनी पड़ती है, यही इसमें बताया गया है। तो यही एक समस्या भी है कि अल्टरनेटिव यूज आने वाली वस्तु जो होते हैं उसकी अधिक मात्रा कंजम्पशन करने पर दूसरी वस्तु की अधिक से अधिक मात्रा उत्तरोत्तर त्यागनी पड़ती है। तो कैसे इसको बैलेंस बनाया जाए? अब कहाँ पर कंजप्शन के लिए उस बंडल को चूज किया जाए कि इस रिसोर्सेज के थ्रू यही बंडल हम लोगों को लेना है, कि इतनी मात्रा कपास की, इतनी मात्रा जो है नीचे कॉर्न की हमें
कंज्यूम करना है, अगर इससे अधिक कंज्यूम करते हैं कार्न को, तो हमें कॉटन को अधिक से अधिक सेक्रीफाइस करना होगा। तो एक कॉम्बिनेशन बंडल लेते हैं जिसपे मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम कर सकें। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या कर लें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के सहारे इसको समझ सकते हैं। प्रोडक्शन के रिसोर्सेज तो लिमिटेड रहें, जैसे कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये शॉर्ट टर्म में तो फिक्स्ड हैं, कांस्टेंट हैं, डायनेमिक नहीं है, कांस्टेंट है। ये वेरिएबल लॉन्ग टर्म में हो सकते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म में फिक्स्ड है। और वो अल्टरनेटिव यूजेज में भी आने वाले हैं। तो किसी भी बंडल की एक वस्तु की उत्तरोत्तर अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तु की उत्तरोत्तर अधिक मात्रा को त्यागना पड़ता है, जो एक बहुत बड़ी क्राइसिस है कि इस क्राइसिस को कैसे, समस्या को, संकट को कैसे हल किया जाए। यही सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी के प्रॉब्लम में सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अगर वस्तु को दोनों एक्सिस पे लेते हैं, वर्टिकल पर कॉटन को और हॉरिजॉन्टल पर जो है अगर कॉर्न को लेते हैं, तो कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत, एक वस्तु प्राप्त करने के लिए त्यागी गई वस्तु की, दूसरी वस्तु की जो त्यागी जाती है उसकी मात्रा, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कही जाती है। मान लीजिए अभी तक हम 2 कॉर्न का यूज कर रहे थे, ठीक है, तीसरी कॉर्न को अगर यूज करना है हमको, यानी तीसरी इकाई हमें बाजरे की लेना है, तो तीसरी इकाई जो लेते हैं उसको लेने के लिए जो अन्य इकाई हमें कपास की त्याग करनी पड़ती है, वही आपकी अवसर लागत होती है। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वह उत्तरोत्तर कॉर्न की इकाई उपभोग करने के लिए अधिक मात्रा में कॉटन को त्यागना होता है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि अल्टरनेटिव यूजेज को जो हम यूज कर सकते हैं उसको उपभोग करने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में हमें त्यागना होता है। इसलिए एक ऐसे बंडल पर हमें फिक्स हो जाना पड़ता है जहाँ पर हमें मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विस को उपभोग कर सकते हैं, यानी कॉर्न को और कॉटन के कॉम्बिनेशन को जहाँ कर्व काटता है, यानी जहाँ टच करता है उसका, उस पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पर हमें बैलेंस प्राप्त हो जाता है। तो पहले इसका डिफिनीशन समझ लें, थोड़ा समझ लें कि क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तब इसके आगे एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? इफ वी वांट टू हैव मोर ऑफ वन ऑफ द गुड्स वी विल हैव लेस ऑफ द अदर गुड। अगर हम किसी वस्तु की एक अधिक मात्रा को प्राप्त करते हैं तो दूसरी वस्तु की हमें मात्रा त्यागनी होती है, यानी उसको लेस करना होता है। Thus, there is always a cost of having a little more of one good in terms of the amount of other goods that has to be foregone. वही बात कि अगर हम किसी वस्तु को एक लिटिल मोर यूनिट्स कंज्यूम करने के लिए हम सोचते हैं, यानी आगे बढ़ते हैं, तो रिसोर्स तो लिमिटेड हैं, दूसरी इकाई हम लोगों को उसके उपभोग करने के लिए हमें छोड़ना पड़ जाता है, फॉरगॉन करना पड़ जाता है। That is called opportunity cost of an additional unit of the goods. एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए जो त्यागी गई मात्रा होती है वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। देखिए अंत में अगर कहें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में यह कह सकते हैं कि एवरी इकोनॉमी हैज टू चूज वन ऑफ द मेनी बंडल दैट इट हैज। उसके पास बंडल तो बहुत है, उसमें से कौन चूज करेगा, कौन चूज करना पड़ता है, यही देखते हैं। बट इन देम एवरीबडी हैज टू चूज विच इज प्रोवाइडेड मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन। बंडल तो कई हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर कॉम्बिनेशन के जो बंडल हैं दोनों वस्तुओं के, वो तो कई कॉम्बिनेशन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसी को चूज करना होता है जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन फुलफिल होती है। तो अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के थ्रू हम लोग मैक्सिमम
बंडल को कम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। अब आपका अन्य टॉपिक बचा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कैसे हम लोग अपने आर्थिक क्रियाकलापों का संगठन करते हैं। तो इकोनॉमी का ऑर्गेनाइजेशन वैसे तो मेनली दो ही रूप में होता है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। बट इसका जो मर्ज फॉर्म हम लोगों को देखने को मिलता है उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, और दोनों को मर्ज जो फॉर्म हम लोगों को देखने में मिलता है जैसे इंडियन इकोनॉमी है, इसका क्या एग्जिस्टेंस है, क्या अस्तित्व है। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी all important decision regarding production, exchange and consumption of goods and services are made by the government। जो कुछ भी होता है, प्रोडक्शन हो या एक्सचेंजिंग हो या कंजम्पशन हो, वो सब मॉनिटरिंग गवर्नमेंट के थ्रू होता है। द सेंट्रल अथॉरिटी may try to achieve a particular allocation of resources and a consequent distribution of the final combination of goods and services which is thought to be desirable for society as a whole। तो जो कुछ भी अलोकेशन होता है रिसोर्सेज का, वो ऐसा अलोकेशन करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वस्तु सेवा का, वह एक सोसाइटी के थ्रू बैलेंसिंग मीडियम द्वारा होता है। जिस वस्तुओं सेवाओं से गरीब लोग लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं उसमें गवर्नमेंट की एक वाइटल रोल होती है, गवर्नमेंट की लायबिलिटी बनती है कि उसे फुलफिल करे, जैसे एजुकेशन, हेल्थ सेंटर, ये सब निःशुल्क गवर्नमेंट सोसाइटी वेलफेयर के लिए करती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर कभी उनके माइंड में सोसाइटी वेलफेयर नहीं आता है, यानी उनकी थिंकिंग जो है सेल्फ वेलफेयर के लिए होती है, इसलिए वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेनिंग करने के उद्देश्य से ही वही गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं कि जिसमें उन्हें अधिक मैक्सिमम प्रॉफिट गेनिंग हो। तो गवर्नमेंट प्रॉफिट गेनिंग के पर्पज से कोई भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं करती है, वह एजुकेशन और स्वास्थ्य और कई ऐसे जो है बेसिक नीड्स होते हैं उस पर वह आगे बढ़ के कदम उठाती है और सोसाइटी में अधिक से अधिक जो है सोशल ओवरहेड कैपिटल प्रोवाइड करती है, जिससे लोग अधिक से अधिक उपभोग करें और अपना डेवलपमेंट कर सकें। तो प्राइवेट सेक्टर को लोग सिर्फ प्रॉफिट कमाने के पर्पज से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सो वे लोग निःशुल्क शिक्षा स्वास्थ्य का प्रोडक्शन नहीं करते। लेकिन गवर्नमेंट अपनी लायबिलिटी समझती हुई ये निःशुल्क एजुकेशन और हेल्थ सेंटर प्रोवाइड कराती है और कई चीज़ प्रोवाइड करती है जिससे कि लोग का ग्रोथ हो और वो भी इनइक्वलिटी से उभर करके इक्वल पोजीशन पे आएँ और सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में सोचें और अधिक से अधिक विकास हो। तो इकोनॉमी में यही दर्शाया जाता है कि कैसे जो है उसका एक मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिससे गरीब लोग भी इससे वंचित नहीं होते, और जो अमीरों के द्वारा मोस्टली अर्निंग किया जाता है उसमें बैलेंस कैसे लाया जा सकता है। तो वस्तुएं और सेवाओं में गवर्नमेंट के दिशा निर्देश के बिना उत्पादन तो होता ही नहीं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में। तो मैक्सिमम सामाजिक कल्याण के लिए गवर्नमेंट खुद ही इसका बीड़ा उठाती है और अधिक से अधिक जो है सामाजिक कल्याण के पर्पज से प्रोडक्शन भी करती है। इफ सम पीपल इन द इकोनॉमी गेट सो लिटिल शेयर ऑफ द फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी दैट देयर सर्वाइवल इज एट स्टेक, then the central authority may intervene and try to achieve an equitable distribution of the final mix of goods and services। देखिए भाई, अगर जो भी प्रोड्यूस्ड होता है इकोनॉमी में उसमें से कुछ बहुत बेसिक नीड्स गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, उसको भी अगर पुअर फैमिली उसको कंज्यूम करने से वंचित हो जाती है, डिप्राइव हो जाती है, तो एक मानव जीवन जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए एक सर्वाइवल के लिए एक स्टेक हो जाता है, यानी उनका जीवन जो होता है एक दांव पर लग जाता है कि ये भी हुआ
उपभोग करने से वंचित हो रहे हैं, तभी गवर्नमेंट की यहाँ एक भूमिका बनती है और वह इसमें हस्तक्षेप करते हुए एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के पोजीशन में लाती है और फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कराती है। अब आपका सेकंड इकोनॉमी है द मार्केट इकोनॉमी। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द मार्केट। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे डिमांड एंड सप्लाई, ये सब मार्केट के थ्रू बैलेंस होता है, गवर्नमेंट के नहीं। वहाँ हम लोग गवर्नमेंट उसमें इंटरवेन करते हुए अपनी अहम भूमिका समझी कि जो गरीब हैं वो इसके उपभोग से वंचित न हो और उसमें हस्तक्षेप करते हुए उनको भी ये सेवाएं, वस्तुएं, सेवाएं उपलब्ध कराई। लेकिन यहाँ मार्केट इकोनॉमी में जो परचेजेबल होता है वही अधिक से अधिक वस्तुएं, सेवाओं को उपभोग करता है। तो इसमें डिमांड और सप्लाई के थ्रू जो है एक प्राइस पर गुड्स एंड सर्विसेज को मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जाता है। तो ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द मार्केट। इन पार्टिकुलर इट हैज़ नथिंग एज सच टू डू विद द मार्केट प्लेस एज यू माइट टेंड टू थिंक ऑफ। जैसा आप समझ रहे हैं कि ये मार्केट, जैसा हम लोग जाते हैं बाज़ार में खरीदारी कर लेते हैं, वहाँ क्रेता विक्रेता आपस में एक दूसरे के सामने होते हैं, वह वहीं तक बाज़ार नहीं कहा जाता है। फॉर बाइंग एंड सेलिंग कमोडिटीज़ individual may or may not meet each other in an actual physical location. Interaction between buyer and seller can take place in a variety of situations such as a village chowk or a super bazaar in a city, or alternatively buyers and sellers can interact with each other through telephone or internet and conduct the exchange of commodities. देखिए, बाज़ार में हम लोग जैसे वस्तुएं, सेवाएं जाकर खरीदते हैं दुकानदार या उत्पादक से, वहीं तक बाज़ार की परिभाषा जो है सीमित नहीं हो जाती, बल्कि आजकल ज़माने में मल्टीमीडिया, मोबाइल मीडिया आने से इंटरनेट और टेलीफोन के थ्रू भी जो कम्युनिटीज़ का हम लोग एक्सचेंज करते हैं वह भी एक बाज़ार का रूप को भी इंक्लूड करती है। तो आज के ज़माने में या इस समय इनोवेशन एरिया में जो हम लोग मार्केट का फॉर्म देखते हैं वह एक फिजिकल फॉर्म के रूप में जो मार्केट होता है, चौक होता है या सुपर बाज़ार मार्केट होता है, वहीं तक सीमित नहीं होता, बल्कि इंटरनेट के थ्रू हम लोग पिज्ज़ा का भी ऑर्डर कर लेते हैं अमेज़न पर। कोई भी वस्तुएं अमेज़न से या अन्य कंपनियों के द्वारा मंगाया जाता है। तो इंटरनेट और टेलीफोन के थ्रू भी बाज़ार का इंटरेक्शन हो सकता है। बायर एंड सेलर एक दूसरे से जुड़